दोस्तों, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बहुत सिंपल सा है कि हम इस सेफ शॉप के बिजनेस को बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो पिछले 10-12 साल से जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो एक्सपीरियंस मैंने पिछले 2-3 दिनों में, जब मुझे मालूम चला कि फेसबुक लाइव पे आना है, तो मैंने अजय सर के साथ और दीपक सर के साथ डिस्कस किया और उनके साथ बातें करके जो बातें निकली हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले 5 बातें करूंगा मैं। सबसे पहली बात जो मैं आपसे करने वाला हूं वो ये है कि हम जो ये बिजनेस कर रहे हैं, हम जो ये सेफ शॉप का बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारा नेचर ऑफ वर्क क्या है। और ये मेरा जो पहला सब्जेक्ट है, पहला टॉपिक है, वो है लीडर्स के लिए। इसके बाद जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा उन लोगों के लिए जो अभी आगे बढ़ने की कोशिश में है या आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता की ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं। मेरा पहला सब्जेक्ट है नेचर ऑफ वर्क। ये सेफ शॉप का बिजनेस, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जो हम और आप कर रहे हैं, जिनकी टीम 10 लोगों से लेकर के 1 लाख लोगों तक की टीम है, मैं उन सभी से ये सवाल पूछता हूं, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आप कर रहे हैं, जो सेफ शॉप का बिजनेस आप कर रहे हैं, इस बिजनेस का नेचर क्या है? अब हमें अगर अपने बिजनेस के नेचर को समझना है, हमें अपने काम को समझना है, सबसे पहले हम दूसरों के कामों को समझते हैं। मेरा सवाल है, जब आप किसी फौजी को देखते हैं, एक डिफेंस पर्सन को, चाहे वो एक आर्मी से हो, एयरफोर्स से हो, नेवी से हो, तो एक डिफेंस पर्सन को देखते ही आपके दिमाग में क्या विचार आता है कि उसका काम क्या है? तो डिफेंस पर्सन को देखते ही आपके दिमाग में विचार आता है कि इस फौजी का काम, चाहे वो आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से, इस फौजी का काम है देश के लिए लड़ना, और देश के लिए लड़ते लड़ते जरूरत पड़े तो सीने पे गोली खा जाना, लेकिन चेहरे पे शिकन नहीं आना। और क्योंकि हमको ये बात मालूम है कि ये एक फौजी का काम है, इसलिए हम फौजी की उसी हिसाब से इज्जत भी उतनी करते हैं। हम एक हॉस्पिटल में जाते हैं, हम एक डॉक्टर को देखते हैं। तो जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, उसके पहले हमारी और आपकी एक डॉक्टर को लेकर के सोच कुछ अलग ही थी, एक पुलिस वाले को लेकर के सोच कुछ अलग ही थी, उसके नेचर ऑफ वर्क को लेकर के। हमें ऐसा लगता था कोरोना वायरस के आने से पहले कि एक डॉक्टर का काम है, नेचर ऑफ वर्क है डॉक्टर का, कि वो लोगों से पैसे लेगा और पैसे के बदले में इलाज करेगा। पुलिस वाले का काम है, क्योंकि उसको सरकार सैलरी देती है, तो पुलिस वाले का काम है समाज की सुरक्षा करना। और वो समाज की सुरक्षा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको सरकार पैसे दे रही है। लेकिन जब से ये कोरोना वायरस चारों तरफ फैला, हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ, हम सब अपने अपने घरों में बैठ गए, और फिर जब हमने न्यूज पे देखना शुरू किया कि किस तरह से हमारे डॉक्टर्स, किस तरह से हमारे पुलिस वाले अपनी जान पे खेल के, ये जान के एक डॉक्टर कि मैं जिस मरीज का इलाज करने जा रहा हूं, उस मरीज का इलाज करते करते हो सकता है मेरी खुद की जान चली जाए, और ऐसा हो भी रहा है। उसके बावजूद भी वो डॉक्टर्स लोगों का इलाज करने में लगे हुए हैं। वो पुलिस वाले जिनके बारे में कभी हम अच्छा सोचते थे, कभी हम बुरा सोचते थे, उनको वहां सड़क पे खड़े देखते हैं, उन लोगों से लड़ते हुए देखते हैं, जो उनकी बातें, कुछ लोग जो उनकी बातें मान रहे हैं, कुछ लोग उनकी बातें नहीं मान रहे हैं। आजकल जो चल रहा है, पुलिस वाले को टुकाई कर रहे हैं, हमारे भले के लिए कर रहे हैं। हमारा नजरिया उन पुलिस वालों के प्रति, हमारा नजरिया उन मेडिकल स्टाफ के प्रति, हमारा नजरिया उस डॉक्टर के प्रति बदला है। हमें समझ में आया है कि आज जो काम डॉक्टर कर रहे हैं, आज जो काम पुलिस वाले कर रहे हैं, वो हमारी भलाई के लिए, वो पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। वो इस देश का भला चाहते हैं, इस देश की जनता का भला चाहते हैं, इसलिए वो काम कर रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है, जब कभी कभी हमारे पास मीडिया से एक न्यूज आती है कि कभी कहीं डॉक्टर के ऊपर पत्थरबाजी हो गई, पुलिस वाले के साथ में कहीं बदतमीजी हो गई, हमें दुख होता है। हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि हमें उनके काम की इज्जत है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि लॉकडाउन के कारण हमको सोचने का थोड़ा सा समय मिला। हम खाली बैठे थे घर में, न्यूज देखने के अलावा और बातें करने के अलावा हमको कोई काम नहीं था। हमारा नजरिया बदल गया। वही खाली समय अब इस्तेमाल कीजिए ये सोचने के लिए कि हमारा काम क्या है। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते रहे हैं कि सेफ शॉप का, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस हम कर रहे हैं, ये बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप किसी को प्लान दिखाएंगे, किसी को प्लान दिखाएंगे, उसका फॉलोअप करेंगे, फॉलो करके उसकी सेल निकालेंगे और फिर किसी को प्लान दिखाने चले जाएंगे। काम काम काम, आते जाओ आगे बढ़ते जाओ, आते जाओ आगे बढ़ते जाओ। नहीं, और ये बात मैं लीडर से बोला। हमारे बिजनेस का काम है, हमारे इस बिजनेस का जो नेचर ऑफ वर्क है, लोगों को खींच के ऊपर लेके आना। इस बिजनेस में 2 तरह के लीडर्स हैं। हजारों में से एक लीडर ऐसा होता है, और ये बिजनेस में 2 तरीके से होता है। लीडर के लिए 2 तरीके से होता है, पुश एंड पुल। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। अब हजारों में से एक लीडर ऐसा होता है जिसको पुश करना पड़ता है। मतलब एक लीडर है, उसके लेफ्ट में भी एक अच्छा बंदा है, राइट में भी एक अच्छा बंदा, और ऊपर वाला बंदा इतना शानदार है कि वो लेफ्ट और राइट को देख रहा है, तो ये लेफ्ट और राइट वाले उस लीडर को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, चल भाई ऊपर, चल भाई ऊपर, चल भाई ऊपर, चल भाई ऊपर। और धक्का देते देते कभी ऐसा होता है
कि या तो ये लेफ्ट और राइट वाले उस लीडर को छोड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं, या फिर उस लीडर से परेशान होकर ये लेफ्ट और राइट वाले बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा हजारों में किसी एक के साथ में होता है। 999 लोग मेरे जैसे होते हैं, 999 लीडर्स मेरे जैसे होते हैं। मेरे जैसे लीडर्स कैसे होते हैं कि जब मैं इस बिजनेस के अंदर में आया था तो मुझे इस बिजनेस का कुछ भी अता पता नहीं था, थोड़ा सा डर भी लगता था, क्योंकि 1% लोग दुनिया में कॉन्फिडेंट है, 99% लोग मेरी तरह जो कॉन्फिडेंस इनके अंदर थोड़ा सा कम होता है। तो मैं भी जब इस बिजनेस में आया था मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी थी। लेकिन फिर ऐसे में क्या हुआ कि जब मैं इस नई दुनिया में आया और इस नई दुनिया में आने के बाद चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, तो उस अंधेरे में से एक हाथ निकल करके आया और उस हाथ का नाम था मिस्टर अजय पिल्ले। वो हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ा, मैंने उस हाथ को पकड़ा, और उस दिन जब मैंने उस हाथ को पकड़ा तो मेरे और अजय सर के बीच में एक वादा हुआ बिना बोले कि अमित, ये हाथ पकड़ के रखना, तुमको मैं नीचे से खींच के ऊपर लेके जाऊंगा, पर बेटा शर्त यह है कि जिस दिन मैं तुम्हें खींच के ऊपर पहुंचा दूंगा उसके बाद तुमको भी यही काम करना है। मैंने कहा अजय सर ठीक है, आप मुझे खींच के ऊपर लेके चलो, और जब आप मुझे खींच के ऊपर लेके चले जाओगे तब मैं भी दूसरे लोगों को खींचना शुरू कर दूंगा। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जिस दिन मैंने अजय सर का वो हाथ पकड़ा था कि हां सर मुझे खींच के ऊपर लेके चलो, क्या अजय सर का वो हाथ अकेला मैंने पकड़ा हुआ था या मेरे साथ और भी कई हजारों लोगों ने पकड़ा हुआ था? दोस्तों, कई लोगों ने पकड़ा था। लेकिन होता यह है कि जब हमें एक लीडर खींच के ऊपर लेके जा रहा होता है, आप भी ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करने की कोशिश करता हूं, जब हम एक लीडर खींच के ऊपर लेकर के जाने की कोशिश कर रहा होता है तो कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस होता है अपने उस लीडर पे, ये जिसे मुझे जिस रास्ते में खींच के लेके जा रहा है, जिस डायरेक्शन में खींच के लेके जा रहा है, बिल्कुल सही डायरेक्शन लेके जा रहा है, और वो हाथ छोड़ता नहीं है। कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है उस लीडर पे, और ये सवाल मैं लीडर से पूछता हूँ, आपने लोगों के हाथ पकड़े हुए, आप उनको खींच के लाने की ऊपर कोशिश कर रहे हैं, जो कि अगर आप ऊपर खींच के लाने की कोशिश नहीं कर रहे होते तो आपको हजारों में से एक लीडर होते, इनका लेफ्ट राइट मैंने कहा था, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप उन 999 लीडर्स में से हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, आप उन 999 लीडर्स में से हैं जो अपना इतना दम रखते हैं कि अपने लोगों को खींच के ऊपर लेके आ सकें। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि व्हेन यू आर पुलिंग योर पीपल, जब आप अपने लोगों को ऊपर खींच के लेके आ रहे हैं तो उन लोगों का आपके ऊपर भी भरोसा होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू विन देयर ट्रस्ट, आपको उनका ट्रस्ट जीतना है। कैसे? मेरी पहली कार अगर मुझे अजय सर ने खींचा नहीं होता, अमित कार चाहिए, मेरी पहली कार नहीं आती। मेरी दूसरी कार सनी, वैगनआर थी मेरी पहली कार, दूसरी कार सनी मेरी नहीं आती अगर अजय सर ने मुझे खींचा नहीं होता। वीनस बन गया, रात को 1 बजे मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि अमित, दिवाली में बम फटे तो धमाका, दिवाली में बम फटे तो धमाका, ऐसे फटे तो गुस्सा। अब रात को 1 बजे वो मैसेज मुझको जो भेजने वाली पर्सनैलिटी है वो है मिस्टर दीपक बिल्ला सर। अब रात को 1 बजे दीपक सर का ये मैसेज आया, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, और मुझको ये मैसेज समझ में नहीं आया कि दिवाली में बम फटे तो धमाका। मैंने सुबह उठ करके दीपक सर को फोन किया, मैंने कहा दीपक सर ये मैसेज समझ में नहीं आया सर, दिवाली का मौसम तो है, मार्च अप्रैल का महीना। दीपक सर ने बोला अमित, वीनस का प्रमोशन है तुम्हारा तालकटोरा स्टेडियम में, अभी अगर ऑडी आएगी तो धमाका होगा, बाद में ऑडी लाओगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। मैंने कहा अच्छा सर। बोला हाँ। दीपक सर ने मुझे फिर खींचा, मैं सनी में खुश था, दीपक सर ने मुझे फिर खींचा, मुझे ऑडी दिलवा दी। ऑडी का मेरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत परेशान था। अजय सर, हर्ष सर, दीपक सर ने मुझे फिर से मिलकर खींचा, बोला A4 गई तो गई अमित, छोड़ना, सेफ शॉप है ना, जिंदा है तो ऐसी 50 गाड़ियां आएगी, 40 लाख की गाड़ी ठुक के खत्म हो गई, टेंशन मत ले, 60 लाख की दूसरी गाड़ी लेकर के आ जा। हर समय मुझे खींचा गया। मेरे को जो पहला घर खरीदना था दिल्ली में, परेशान था मैं, कहां से आएगा कहां से आएगा। अजय सर ने खींचा, जो जरूरत थी वो जरूरत पूरी, बाहर आ गया। एयरफोर्स की नौकरी कर रहा था, सेफ शॉप का बिजनेस कर रहा था, अजय सर ने, हर सर ने, दोनों मिलकर खींचा, नौकरी से बाहर निकाला, फुल टाइम करियर के रूप में सेफ शॉप का बिजनेस करने को बोल दिया मुझे। आपको भी खींचना पड़ेगा लोगों को, हाँ, पर खींचने से पहले लीडर से समझा रहा हूं मैं कि आपको आपके उन लोगों पे को आपके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। कल मैंने कहा था कि जब आप इस सेशन के लिए बैठेंगे तो आप सबके हाथ में 5 पेपर होने चाहिए ब्लैंक। अब पेपर नंबर 1 निकालिए। वो सभी लोग जिनकी टीम 5 लोगों की है, वो सभी लोग जिनकी टीम 10 की, 15 की, 100 की, 20 की से 1 लाख तक की है। लिस्ट बनाइए पेपर नंबर 1 पे उन 10 लोगों की, उन 10 लोगों के नाम लिखिए जिनको आप जिंदगी में खींच के नीचे से ऊपर लेके आएंगे। लिस्ट बनाइए उन 10 लोगों की जिनको आप आने वाली जिंदगी में खींच के नीचे से ऊपर लेके आएंगे। जिनके पास 10 लोग नहीं है ना, वो 1 का नाम लिखें, जिनके पास 2 लोग हैं ना, वो 2 का नाम लिखें। पर आज वो लोग डिसाइड कीजिए जिनको आप पे भरोसा है,
और जिनको आपको खींच के ऊपर लेके आना है। और यहां पर एक और बात बता दूं मैं आपको, ये काम कभी खत्म नहीं होने वाला। हर सर, दीपक सर, आज इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी, 22-25 लाख का नेटवर्क होने के बाद भी आज भी लोगों को खींच के ऊपर लेके आ रहे हैं। अजय सर आज क्राउन बनने के बाद भी, जिनकी टीम के अंदर 50 डायमंड है, उसके बाद भी आज भी लोगों को खींच के ऊपर लेके आ रहे हैं। आपको और हमको भी ये काम सारी जिंदगी करना है, लोगों को नीचे से खींच के, लोगों का भरोसा जीतना है, भरोसा जीत करके उनको नीचे से ऊपर खींच के लेके आना है। यही हमारा काम है। हमारा काम सेल्स करना और लोगों को बिजनेस में ज्वाइन करवाना और सामान बेचना नहीं है। हमारा काम है लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आना। अब कसम खाते हैं हम इवॉल्व इंडियन आज कि जब तक अपने साथ 10 लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर के नहीं आएंगे तब तक आराम से हम बैठेंगे नहीं। ये तो मेरा पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 में आता हूं उन सभी मेरे भाइयों के लिए, मेरी उन सभी बहनों के लिए, मेरे उन सभी दोस्तों के लिए जो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अमित सर कुछ तो ऐसा सिखाएं कि अमित सर आपने लीडर्स की बात तो कर ली कि उनको ऊपर खींच के लेकर के आना है, पर सर हमारा तो कुछ बताओ। हमारी तो बड़ी मुश्किल हो रही है, काम नहीं हो पा रहा ठीक से। आप तो 3 साल में डायमंड बन गए, सर हम 3 साल में डायमंड कैसे बने? तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सिंपल सी बात, 3 साल में डायमंड बनना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको 4 छोटे-छोटे काम करने, सिर्फ 4। एक काम मैंने लीडर्स के लिए बता दिया, अब 4 काम मैं आपको बताता हूं कि आप बड़ी आसानी से सेफ शॉप का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। स्टेप 1, सेफ शॉप के बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो स्टेप 1 है चेक योरसेल्फ। अब हमें अपने आप को चेक क्या करना है? उसके लिए कागज लेना है और कागज के ऊपर में 2 लाइन खींचनी है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट लाइन की तरफ लिखना है कि कितना परसेंट जानता हूं मैं अपने बारे में, या कितना परसेंट मैं अपने आप को समझता हूं। और राइट साइड में लिखना है कितना परसेंट मैं नहीं जानता हूं। समझ रहे हैं? एक कागज लिया जो पेपर नंबर 2 है आपका, पेपर नंबर 2 के लेफ्ट साइड में आपने लिखा कि कितना परसेंट मैं अपने आप को जानता हूं और कितना परसेंट मैं अपने आप को नहीं जानता हूं। क्लियर? और इसको लिखने के बाद उसको पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद मैं आपसे कहता हूं कि जो भी आपने लिखा, आपने चाहे उस तरफ लिखा कितना आप अपने आप को जानते हैं, चाहे आपने दूसरी तरफ लिखा कितना आप अपने आप को नहीं जानते हैं, दोनों ही जवाब गलत है, दोनों ही जवाब मिथ्या है। क्योंकि ना तो आपको यह पता है कि आप कितना अपने आप को जानते हो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ना ही आपको यह पता है कि आप कितना अपने आप को नहीं जानते हो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो करना क्या पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि हम ये बात मानने को ही तैयार नहीं है कि हमारे अंदर कोई गलती है। हमने सेफ शॉप का बिजनेस करना शुरू कर दिया, हम बहुत कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम ये मानने को ही तैयार नहीं है कि हमारे अंदर में कोई फॉल्ट है। तो इसके लिए क्या करें हम? इसके लिए हम करते क्या है कि मैं एक दिन एक हाईवे पे एक कार लेके जा रहा था, अपनी ऑडी लेके मैं कार चलाता हुआ जा रहा था। अचानक से रास्ते में मेरी कार के अंदर में एक लाइट ऑन होती है और लाइट बताती है कि आपका अमित जी पीछे वाला टायर पंचर हो गया। मेरी गाड़ी की डिक्की में गाड़ी के पंचर, टायर के पंचर को ठीक करने वाला सारा सामान पड़ा हुआ था। मैंने गाड़ी की डिक्की खोली और गाड़ी की डिक्की में से पंचर ठीक करने वाला सामान निकाला। एक इतना सा स्टिकर था, स्टिकर को टायर पे जहां मन किया वहां मैंने चिपकाया और चिपकाने के बाद गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। क्या लगता है आपको मेरी कार का पंचर ठीक हो गया? नहीं। अगर मुझे कार के टायर का पंचर ठीक करना है तो मुझे सबसे पहले उस टायर में से यह चेक करना पड़ेगा कि टायर में से हवा कहां से निकल रही है। जब तक मैं ये ना चेक करूं कि टायर की हवा कहां से निकल रही है, तब तक मैं पंचर ठीक कैसे कर सकता हूं? और यही गलती हमारे साथ हो रही है कि हमारे में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। कुछ ना कुछ ऐसी जगह है जिसके कारण हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो काम हमें करना चाहिए, पर हम अपनी मर्जी से कहीं भी पंचर लगाते हैं और गाड़ी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारा पंचर ठीक हो ही नहीं पाता। पंचर ठीक नहीं हो पाता, उसके कारण क्या होता है कि हमारी गाड़ी उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाती जिस रफ्तार से हमें आगे बढ़ना है। इसलिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप एक ऐसा व्यक्ति खोजें जो आपको अंदर से और बाहर से जानता है। और यहां पर मैं बात आपकी पर्सनल लाइफ की नहीं कर रहा, यहां पे मैं बात कर रहा हूं आपके बिजनेस की। फॉर एग्जांपल मैं अपने एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस सेफ शॉप बिजनेस के अंदर में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मिस्टर सुबोध जी। सुबोध जी और हमने ऑलमोस्ट एक साथ काम करना शुरू किया और तब से लेकर के आज तक हमारी दोस्ती है। कई बार हमने साथ में ट्रेवल किया है, कई बार हम बहुत लंबे समय तक दूसरे से बात करते रहे, हंसी मजाक, पार्टी, नाच गाना सब कुछ हमने एक दूसरे के साथ में किया हुआ है। मेरे एक और दूसरे बहुत अच्छे मित्र हैं मिस्टर मनोज शर्मा जी। अब मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है और मैं एक काम करता हूं कि मैं जाता हूं सुबोध जी के पास में और मैं जाता हूं मनोज शर्मा जी के पास में। अब सुबोध जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं
और मनोज शर्मा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और सुबोध जी और मनोज जी से जाकर मैं पूछता हूं कि सुबोध जी और मनोज जी मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा काम है जो मुझे आता है और कौन सा ऐसा काम है जो मुझे नहीं आता है। तो सुबोध जी का जवाब क्या होगा मालूम है? क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो सुबोध जी का जवाब बिल्कुल सिंपल सा होगा कि अमित भाई, अरे आप तो कमाल के आदमी है यार, आपको सब कुछ आता है। मनोज जी से जाके यही सवाल पूछूंगा तो मनोज जी का यही जवाब होगा, अरे मालिक क्या बात करते हो, आपको सब कुछ करना आता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक ऐसे आदमी के पास आपको जाना है जिसको, जो आपको अंदर तक जानता हो। क्यों? हमारी आंख का एग्जांपल समझिए। ये जो मेरी और आपकी आंख है ना, ये 20 मीटर भी देख सकती है, 100 मीटर भी देख सकती है, 200 मीटर भी देख सकती है, और अगर आपकी आंख बहुत शार्प है तो आप 1 किलोमीटर दूर तक का भी देख सकते हो। लेकिन आपको मालूम है, आपकी अपनी आंख एक चीज नहीं देख सकती, और वो क्या है? आपकी आंख के अंदर पड़ा हुआ कचरा। अगर आपकी आंख के अंदर आप दूर दूर तक की हर चीज को देख सकते हो, जज भी कर सकते हो, लेकिन गलती से अगर आपकी आंख के अंदर कचरा चला गया ना, तो आप नहीं देख सकते। आपकी आंख के अंदर का कचरा अगर आपको निकालना है तो या तो आपको किसी शीशे की जरूरत पड़ती है, और या फिर आपको कैसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो आपकी आंख के अंदर देख सके। वैसे ही सेफ शॉप का बिजनेस आपने ज्वाइन कर लिया है, पर किसी कारण अगर आपके अंदर में कोई कमी है, तो एक ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो शीशे की तरह आपको देख सके। और यहां पर हम गलती करते हैं, वो व्यक्ति है हमारा अपलाइन। हम अपने अपलाइन के पास से तभी जाते हैं जब हमें कोई दिक्कत आती है। हम अपने अपलाइन के पास से सवाल पूछने तभी जाते हैं जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हम अपने अपलाइन से कोई सुझाव तभी लेते हैं जब हम कहीं फंस जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने अपलाइन से जाकर के पूछते ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या ना करूं। ये पूछना भी तो बहुत जरूरी है। तो स्टेप नंबर 1 याद रखिएगा, अगर आपको जल्दी से कामयाब होना है तो अपना पंचर खोजिए। पंचर मतलब कि जहां से आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उस वेस्टेज को खोजिए, और अपने अपलाइन के पास जाइए जो आपको अंदर से बाहर अच्छी तरह से जानता हो, और फिर अपने अपलाइन के साथ बैठ करके टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 1 था 10 लोगों का नाम, टास्क नंबर 2 अपने अपलाइन, अभी तो आप उनके साथ बैठ नहीं सकते हैं तो आपको फोन पे करना पड़ेगा ये काम, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। तो फोन के ऊपर अपने अपलाइन से बात कीजिए। जब पहली बार अपने अपलाइन से बात करेंगे तो पहली बार आपका अपलाइन आपको खुल के बताएगा नहीं, आपको बार बार पूछना पड़ेगा, सर बताओ ना, सर बताओ ना। बोलेगा सब ठीक है, सब ठीक है, सब, क्योंकि आज तक आपने कभी उनसे पूछा ही नहीं, तो अचानक से कैसे बोल रहे? जब आप एक बार 2 बार पूछोगे तो आपका अपलाइन, आपका टीम लीडर दिमाग लगाना शुरू पड़ेगा, और फिर उसके बाद में अपनी 10 लेफ्ट में और 10 राइट में चीजों को लिखना है। लेफ्ट में क्या लिखना है? अपलाइन से पूछ के लिखना है कि मेरी 10 अच्छाइयां क्या है, खुद से नहीं, अपलाइन से पूछ के। और एक बार पूछ के काम नहीं होगा, 2, 3, 4, 5 बार पूछेंगे तब जाके आपको आपका अपलाइन सही जवाब देगा। लेफ्ट साइड में लिखना है मेरी 10 अच्छाइयां क्या है, और राइट साइड में लिखना है मेरी 10 कमजोरियां। बुराई नहीं, बुराई नहीं। कौन सा दुनिया में ऐसा इंसान है जिसके अंदर कोई बुराई ना हो, और कौन सा ऐसा इंसान है जिसमें कमजोरी ना हो? तो पहले 10 अच्छाइयां लिखनी है और 10 कमजोरियों को लिखना है। जो 10 अच्छाइयां आपको आपका अपलाइन बताएगा, उन अच्छाइयों को और मजबूत करना है और स्ट्रॉन्ग करना है। और जो 10 कमजोरियां इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपका अपलाइन बताएगा, उन 10 कमजोरियों को धीरे धीरे मजबूत करने की कोशिश करनी। यही मैंने किया, धीरे धीरे। अच्छा, कुछ काम मैं कर पाया और मैं से कुछ काम मैं नहीं कर पाया, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। तो आप भी सब कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने अपनी 10 कमजोरियों में से 5 कमजोरियों को भी दूर कर लिया तो आप एक बहुत कामयाब इंसान बन जाएंगे। ये था हमारे नए दोस्तों के लिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अमित जी, ये तो बिल्कुल सही है कि मैंने अपनी 10 अच्छाइयां गिन के निकाल ली और मैंने अपनी 10 कमजोरियां गिन के निकाल ली, और अपने अपलाइन के साथ और इवॉल्व इंडिया सिस्टम के साथ में मिलकर के मैं अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को धीरे धीरे करके दूर कर लूंगा। लेकिन मुझे करना क्या है ये तो बताओ। आज तक यही समझ में नहीं आया कि करना क्या है। अब मैं जाता हूं फ्लैशबैक। फ्लैशबैक मतलब जब मैंने आपकी तरह इस बिजनेस को नया नया शुरू किया। हर सर हमारी ट्रेनिंग्स लिया करते थे। ज्यादातर ट्रेनिंग्स बुधवार के दिन या शनिवार के दिन मान साहब लिया करते थे, और कभी कभी हर सर ट्रेनिंग लिया करते थे। दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा, कभी कभी अजय सर भी आते थे, कभी कभी बी सिंह सर भी आया करते थे, विजेंद्र सर आया करते थे हमको सिखाने के लिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं फ्रेशर था, और फ्रेशर लेवल के ऊपर में मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू की मान सर से, हर सर से, अजय सर से, विजेंद्र सर से, बी सिंह सर से। एक बार मुझे लालवनी सर से भी ट्रेनिंग लेने, एक ही बार सिर्फ मौका मिल पाया मुझे लालवनी सर से ट्रेनिंग लेने का। इन लोगों से मुझको ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, और अगर आज मैं पीछे पलट के देखूं तो मैं फ्रेशर से पर्ल बन गया।
शुरुआत में खुद सीखने जाता था और बाद में अपनी टीम को वहां पे सीखने के लिए लेके जाता था। फ्रेशर से पर्ल बनने में मुझे 1 साल लगा था, पूरा 1 साल। तो मैंने इस 1 साल के सफर के दौरान में एक चीज देखी कि ये जितने भी ट्रेनर स्टेज के ऊपर आया करते थे और हमको सिखाया करते थे, वो हमको एक कॉमन बात सिखाते थे। क्या कॉमन बात सिखाते थे? कि बिजनेस ज्वाइन करने के बाद ड्रीम बिल्डिंग होनी बहुत जरूरी है। ड्रीम बिल्डिंग करने के बाद किसी भी एसोसिएट का लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट बनवा करके उस लिस्ट को कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। लिस्ट को कैटेगराइज करवा के उसकी लोगों की प्रोस्पेक्टिव होना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग के बाद में प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। प्लान दिखाने के बाद में 24 घंटे के अंदर में फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। और ज्वाइनिंग कंप्लीट करते ही हर नए एसोसिएट को ट्रेनिंग में लेके आना बहुत जरूरी है। 1 साल तक मैंने इन 7 चीजों के अलावा कुछ सीखा ही नहीं। ड्रीम बिल्डिंग करो, लिस्ट बनाओ, कैटेगराइज करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, प्लान दिखाओ, फॉलोअप करो, ज्वाइन करवाओ, ट्रेनिंग में बिठाओ। यही 7 चीजें मुझको सिखाते रहे मेरे गुरु लोग। आज हम अपनी टीम को इन 7 चीजों के अलावा सब कुछ सिखाते हैं। ये 7 चीज नहीं सिखाते क्योंकि बड़े मुश्किल काम है। लिस्ट बनाना कितना मुश्किल काम है, लिस्ट को कैटेगराइज करना कितना मुश्किल काम है, ड्रीम बिल्डिंग करना कितना मुश्किल काम है, प्लान दिखाना तो बहुत ही मुश्किल है, फॉलोअप तो कर ही नहीं सकते, ज्वाइन करवाना और भी मुश्किल है, और ट्रेनिंग में लेके नहीं जा सकते। कुछ और सिखा रहे हैं, पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, पर हम कुछ और सिखा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं सीखा था। जब मैं आपकी तरह स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं आपकी तरह इस बिजनेस में एस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहा था, जब मैं धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ रहा था, जब मेरा हाथ पकड़ के अजय सर मुझको खींच खींच के ऊपर लेके आ रहे थे, तब मैंने यही 7 चीजें सीखी थी। ड्रीम बिल्डिंग, लिस्ट को कैटेगराइज करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, ज्वाइन करवाना है, और जो लोग ज्वाइन कर गए उनको ट्रेनिंग में लेके आना है। ये 7 काम करने हैं और लगातार करते रहने हैं, करने भी है और अपनी टीम से करवाते रहने हैं। क्योंकि इस 7 काम के बाद जो 8वां काम आता है ना, प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग, इवॉल्व या इस तरह के किसी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का काम, लोगों को मोटिवेट करने का काम, टीम की मीटिंग और इस तरह की चीजों का काम, पार्टीज ऑर्गेनाइज करने का काम, आपका अपलाइन बैठा है देखने के लिए। जब जरूरत होगी आपको बोल देगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आप फोकस करो इन 7 काम पे, और ध्यान रखिए ये 7 काम आपको खुद भी करना है और आपको लोगों से भी करवाना है। सिल्वर से लेकर पर्ल तक मैंने इन 7 काम के अलावा कोई दूसरा 8वां काम नहीं किया। अब ये 7 काम हम क्यों नहीं करते? ये 7 काम जो हमारे इतने आसान हैं, ये हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे में शिकायतें बहुत हैं, हमारे अंदर में शिकायतें बहुत हैं। और ये बिल्कुल सही समय है। मैं बोलूं ये भगवान की कृपा है, ऊपर जहां भी बैठे हैं, कृष्ण कन्हैया हो, राम जी हो, अल्लाह हो, वाहिगुरु हो, क्राइस्ट हो, जिस भी नाम से आप उनको बुलाते हैं, बड़ी कृपा है उनकी। उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। जो समय जिंदगी में हम कभी अपने आप को नहीं दे पाए, वो समय देने का समय आ गया हमारे पास। शिकायतें खत्म करते हैं हम। हमें शिकायतें किससे हैं? हमें शिकायतें हैं अपनी वाइफ से, हमें शिकायतें हैं अपने माँ, अपने भाई से, अपने बहन से, हमें शिकायतें हैं अपने दोस्त से, हमें शिकायतें हैं अपनी अपलाइन से। हमें शिकायत नहीं अपनी माँ से, हमें शिकायत नहीं अपने पिताजी से। पिताजी से थोड़ी बहुत हो सकती है, माँ से कोई शिकायत नहीं है। अब वो समय आ गया कि हम उन शिकायतों को दूर करें, क्योंकि अगर हम शिकायतों को दूर नहीं करेंगे तो हम बेसिक्स पे कभी वापस नहीं आ पाएंगे, उन्हीं शिकायतों में उलझे रहेंगे। इन्हीं शिकायतों के कारण जब हमारा अपलाइन हमको बोलता है लिस्ट बनाओ, हमारा अपलाइन जब हमको बोलता है प्रोस्पेक्टिंग करो, हमारा अपलाइन जब बोलता है प्लान दिखाओ, फॉलोअप करो, ज्वाइन करवाओ, लोगों को ट्रेनिंग में लेकर के आओ, हमें शिकायतें इतनी ज्यादा हैं कि हम ये छोटे छोटे काम नहीं करते। इसके अलावा हम सारे काम करने की कोशिश करते रहते हैं और स्ट्रगल हमारा कभी खत्म ही नहीं होता है। आज शिकायतों को दूर करते हैं। तीसरा टास्क दे रहा हूं मैं आपको। तीसरा टास्क है लिस्ट बनाइए। देखिए अपनी धर्मपत्नी का नाम और उसके सामने लिखिए। देखिए मुस्कुराते हुए ये बात बोल रहा हूँ। अपनी धर्मपत्नी का नाम लिखिए और उसके सामने लिखिए कि मेरे धर्मपत्नी में क्या 10 अच्छाइयां हैं। बहुत मेहनत लगेगी आपको। देखिए आप अगर मुझसे या किसी भी शादीशुदा आदमी से उसकी बीवी की 10 बुराइयां पूछे ना, तो 10 बुराइयां ठक 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 लिख देगा। लेकिन उसी धर्मपत्नी, उसी बीवी की 10 अच्छाइयां लिखने के लिए कहेंगे तो बहुत सोचना पड़ेगा। तो सोचिए, आज समय है हमारे पास। अपनी वाइफ की 10 अच्छाइयां लिखिए, अपनी सिस्टर की 10 अच्छाइयां लिखिए, अपने बच्चों की, बेटा है आपको, बेटी है, उनकी 10 अच्छाई। देखिए मैं किसी की बुराई लिखने की बात नहीं कर रहा। जब कमजोरी लिखनी थी टास्क नंबर 1 में, तो मैंने सिर्फ आपको आपकी कमजोरी लिखने के लिए कहा है, क्योंकि अपना पंचर ठीक करना बहुत जरूरी है।
अब ये टास्क नंबर 2 याद रखिएगा, मेरे मुंह से एक बार भी ये शब्द नहीं निकला कि अपनी वाइफ की 10 अच्छाइयां और 10 बुराइयां। नो, मैं आपसे कह रहा हूं अपनी वाइफ की 10 अच्छाइयां लिखिए, अपने भाई की 10 अच्छाइयां लिखिए, अपनी बहन की 10 अच्छाइयां लिखिए, और उसके बाद अपने पिताजी की 10 अच्छाइयां लिखिए, और सबसे आखिर में अपनी माता जी की 10 अच्छाइयां लिखिए। सबसे आसान काम यही है, मम्मी के बारे में 10 अच्छी बातें लिखनी, टक 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 हो जाता है। और पिताजी और माता जी को की 10 अच्छाइयां लिखने के बाद में आपको सबसे मुश्किल काम दे रहा हूं, सबसे मुश्किल काम ये दे रहा हूं कि अब आप अपने अपलाइन के बारे में 10 अच्छी बातें लिखिए। बहुत मुश्किल काम है, अपने अपलाइन के बारे में 10 अच्छी बातें लिखना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने बचपन में मुझे एक बार ना डांटा था। मैं 9th क्लास में पढ़ता था, मेरे क्लास के सारे बच्चे टिफिन के टाइम पे जब इंटरवल हुआ करता था तो उसमें उनके पास में 2-3 रुपए हुआ करते, जिससे वो समोसा, पकौड़े और आइसक्रीम खाया करते थे। मेरे पास में वो 2-3 रुपए नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हम 3 भाई थे, तीनों भाइयों को पिताजी को पढ़ाना लिखाना होता था। उस समय मैंने क्या किया था कि मैंने अपने पिताजी की जेब में से एक 5 रुपए का नोट गायब कर लिया, चोरी की, एक 5 रुपए का नोट। और उस 5 रुपए में से 2 रुपए मैंने खर्च किए खुद अपने ऊपर, अपने 2 दोस्तों के ऊपर। मैंने समोसे खाए, चाट वाट खाई, 1-2 पेन खरीदे, चॉकलेट, 5 स्टार चॉकलेट हुआ करता था, चॉकलेट खरीदा। वो 3 रुपए लेकर के मैं घर जब वापस पहुंचा, कि 5 रुपए में खर्च ही नहीं कर पाया। आप बोलेंगे 5 रुपए? हाँ जी, मैं आज से लगभग 30-32 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तब 5 रुपए बहुत बड़ी रकम, मतलब आज का 2000 रुपए का नोट मान लो आप, तब का 5 रुपए इतना बड़ा था। सारे पैसे खर्च नहीं हो पाए। वापस पहुंचा घर पे, पिताजी ने जेब में पैसे देखे, जो होना था वो हुआ। बहुत प्यार किया पापा ने मुझको, कभी लेफ्ट में किया, कभी राइट में किया, कभी सर पे किया, कभी पीठ पे किया, हर तरह पिताजी का आशीर्वाद मिला। आज जब मैं उस इंसिडेंट को याद कर रहा हूं ना, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माय फादर। कि अगर उस दिन मेरे पिताजी ने मुझको मेरे बाएं गाल पे, मेरे दाएं गाल पे, मेरे सर पे, मेरी पीठ पे, मेरी टांगों पे वो प्यार का आशीर्वाद, समझ गए ना आप मैं किस आशीर्वाद की बात कर रहा हूं, अगर वो नहीं दिया होता तो शायद आज उस दिन से मेरा रास्ता गलत शुरू हो गया होता। आई फील सो प्राउड कि मेरे पिताजी ने उस दिन मुझे पीटा था, उस दिन मारा था, क्योंकि वो अपने बेटे को सही करना चाहते थे। और मेरे पिताजी ने जो मुझको मारा था ना, आज कोई मुझे लिखने के लिए बोलेगा ना, तो उसको भी ऐसे ही लिखूंगा कि जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तो मेरे पिताजी ने मुझे पीट पीट के सुधारा था। इस बिजनेस में आपका अपलाइन वही रोल प्ले करता है जो आपकी लाइफ में आपके पापा और मम्मी ने प्ले किया है। लेकिन पापा और मम्मी ने जब डांटा तो वो आपको सुधारने के लिए डांटा, और इस बिजनेस के अंदर जब आपके अपलाइन ने कभी कभी आपसे 2 कड़वी बातें बोल दी तो आपका अपलाइन आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। इसलिए मैंने सबसे मुश्किल काम आपको सबसे लास्ट में दिया है। 10 बातें फिर से रिपीट करता हूं, टास्क नंबर 3, 10 अच्छी बातें अपनी वाइफ के बारे में, 10 अच्छी बातें अपने भाई अपने बहन के बारे में, 10 अच्छी बातें अपने बच्चों के बारे में, और उसके बाद में 10 अच्छी बातें अपने माँ और पिताजी के बारे में, और लास्ट में सबसे मुश्किल 10 अच्छी बातें आपको अपने अपलाइन के बारे में लिखनी है। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आप बहुत ही कामयाब इंसान बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, मेरे घर में आटा खत्म हो गया, लॉकडाउन चल रहा है, मेरे घर में आटा खत्म हो गया, मैं क्या करूंगा? क्या मैं पड़ोसी को बताने के लिए जाऊंगा कि दोस्त मेरे घर में आटा खत्म हो गया, 5 किलो आटा बाजार से खरीद के लेकर के आ जाओ? नहीं। मेरे घर में गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, क्या मैं पड़ोसी को बोलने जाऊंगा? नहीं। अगर मेरे घर में आटा खत्म हो गया है तो उस आटे को लेकर के बाहर से आना मेरा ही काम है। अगर मेरे घर में गैस खत्म हो गया है तो गैस लेकर के आना मेरा ही काम है। मेरे घर के अंदर में कांच का ग्लास है, बड़ा प्यारा सा कांच का ग्लास है, 100 रुपए का एक ग्लास था, 600 रुपए का 6 ग्लास का सेट में खरीद कर लेकर के आता हूं, और अचानक से साफ करते करते मेरा उस 6 में से एक ग्लास जो है वो टूट जाता है। जैसे ही वो मेरा वो एक ग्लास टूट जाता है मुझे बहुत दुख होता है, खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, बोलता हूं ये क्या किया तुमने, 100 रुपए का ग्लास टूट गया। जानते हैं कि आपके घर में आटा जब खत्म हुआ तो आप खुद वो आटा लाने घर से बाहर क्यों निकले? जानते हैं जब आपके घर में गैस खत्म हुई तो आप घर से खुद निकल कर बाहर गैस लेने क्यों गए? जानते हैं जब आपके हाथ से आपके घर का आपका खुद का खरीदा हुआ जब वो कांच का ग्लास टूटा तो आपको दुख क्यों हुआ? क्योंकि आपके दिल के अंदर में ये फीलिंग है कि ये घर मेरा है, तो इस घर में किसी भी चीज की कमी अगर होगी तो उसको पूरा भी मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि आपके अंदर में फीलिंग है कि ये ग्लास जो कांच का 100 रुपए का है, इस कांच के ग्लास को खरीद के मैं लेके आया हूं, ये मेरा ग्लास है, और अगर ये ग्लास टूटा है तो ये मेरा नुकसान हुआ है। ओनरशिप है आपके अंदर।
आप मानते हैं ये बात, ये घर आपका है, मानते हैं ये बात, इस घर की सारी जरूरतें आपकी हैं, मानते हैं ये बात कि आपके घर के अंदर में एक एक चीज जो आप खरीद के लेकर के आए हैं वो आपका है, चाहे वो आपका टीवी है, चाहे वो आपका फ्रिज है, चाहे वो सोफा है, चाहे वो आपका बेड है। लिस्ट बनाइए, हजारों चीजों की लिस्ट बना देंगे आप। वो पीछे मेरी और अजय सर की फोटो से अगर मुझको कोई लिस्ट बनाने को बोलेगा ना, तो उस दीवार से लेकर के जो पीछे फोटो है उससे लेकर ये तकिया, ये पिल्लो, ये सोफा, ये टेबल, ये फोन, ये पंखा, ये लाइट, जितना सब कुछ है सब मैं लिस्ट में लिख दूंगा, जो कि सब मैं खरीद के लेकर के आ रहा हूं। अब मैं आपसे बोलता हूं दूसरी लिस्ट बनाने के लिए, ये सेफ शॉप का बिजनेस आपका है, ये कंपनी आपकी है या किसी और की है? जिस तरह से आपके घर का हर एक सामान आपका है ना, चाहे वो एक ग्लास हो, चाहे वो एक कप हो, चाहे वो प्लेट हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फ्रिज हो, जैसे आपके घर का हर एक सामान आपका है ना, आप उसके मालिक हो ना, वैसे ही सेफ शॉप कंपनी के भी मालिक आप हो। जिस दिन आपकी आईडी सेफ शॉप बिजनेस के अंदर बनी, उस दिन से आप उस बिजनेस के मालिक बन गए। पर दिक्कत यह है कि 100 रुपए के ग्लास का मालिकाना अधिकार मुझे समझ में आता है, ये 100 रुपए का ग्लास मेरा है, ये 50 रुपए का चम्मच मेरा है, ये 20 रुपए का या 100 रुपए का या 200 रुपए का बल्ब जो मेरे घर में लगा हुआ है वो मेरा है। पर ये लाखों करोड़ों का बिजनेस है, ये मेरा नहीं है। ये बिजनेस या तो मेरी डाउनलाइन का है या तो ये बिजनेस मेरे अपलाइन का है। टास्क नंबर 4 मैंने आपको दिया था, एक लिस्ट बनाइए उन सभी चीजों की जो चीजें आपको लगती हैं कि आपकी अपनी है, साथ ही साथ लिस्ट बनाइए उन चीजों की जो सेफ शॉप बिजनेस में आपको लगता है कि आपका अपना है। नहीं बना पाएंगे आप में से बहुत सारे लोग, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक लिस्ट बननी चाहिए। हर वो व्यक्ति जो कामयाब होना चाहता है उसकी एक लिस्ट बननी चाहिए। आज आप शुरू कर रहे हैं, आपको लिस्ट बनाने में दिक्कत, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नया नया बिजनेस शुरू किया हो, तो आइए इस गेम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक लिस्ट बनाते हैं कि आने वाले समय में लॉकडाउन आज से 15 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, आने वाले समय में 15 दिन के बाद हम घर से बाहर निकलेंगे, 15 दिन के बाद हम खुल के काम करना शुरू करेंगे, 15 दिन के बाद जब एक शेर घर से बाहर आएगा तो वो कौन कौन सी चीज है जो आने वाले समय में इस सेफ शॉप के बिजनेस में मेरी होगी। मेरा प्रेजेंटेशन कहाँ हो रहा होगा, मेरी ट्रेनिंग कहाँ पे हो रही होगी, मेरी टीम मीटिंग्स कहाँ पे होगी, मेरी टीम का अपना ऑफिस कहाँ पर होगा। सेफ शॉप के बिजनेस को लेकर के उन सब चीजों को जिनको आप ओन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो आपका हो, बनाइए एक लिस्ट। अगर है कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी आज अपनी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बनाइए एक लिस्ट। ये समय है, खाली समय है आपके पास, मेरे पास, दोनों के पास। और मेरा आज का आखिरी पॉइंट है, शुक्रिया अदा करता हूं सुपरवाइजर का, आपको भी करना चाहिए। बड़े परेशान हैं आप, लॉकडाउन हो गया, 25 दिन हो गए, काम नहीं कर पा रहे, अरे शुक्रिया अदा कीजिए। आज से 102 साल पहले 1916 में स्पेनिश फ्लू आया था। जैसे आज कोरोना है ना, वैसे ही आज से 102 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था। जिस तरह की महामारी आज आप देख रहे हैं, ऐसी महामारी आज से 102 साल पहले आई थी। 102 साल के बाद पहली बार पूरी दुनिया को मौका मिल रहा है कि घर में बैठ के अपने बारे में कुछ सोच सके। और शुक्रिया अदा कीजिए सुपर वाले का, गलती से, क्योंकि आप और मैं घर पे बैठे हुए हैं, जो कि हम डायरेक्ट सेलर्स हैं, क्योंकि हम नेटवर्कर्स हैं, हम लीडर्स हैं, पब्लिक डील का काम करते हैं। गलती से अगर मैं डॉक्टर होता, गलती से मैं अगर पुलिस वाला होता, गलती से मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता जो एसेंशियल ड्यूटीज में है, गलती से मैं पैरामिलिट्री में होता, गलती से मैं मेडिकल स्टाफ में होता, गलती से मैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट में, साफ सफाई के डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता, ये समय मुझको नहीं मिल रहा होता। क्योंकि जितने लोग मेडिकल फील्ड से हैं, जितने लोग सिक्योरिटी के फील्ड से हैं, जितने लोग समाज सेवा के फील्ड से हैं, जितने लोग लोगों की मदद करने के फील्ड से हैं, वो सभी के सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक अपनी जान अपनी हथेली पे रख के लोगों की मदद करने के लिए घर से बाहर खड़े। अरे भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको समय मिला है अपने बारे में सोचने का। 15 दिन बचे, सिर्फ 10 और 5 15, 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। कभी आपको टाइम नहीं मिला अपने बारे में सोचने का, आज मिला है आपको टाइम अपने बारे में सोचने का। आपके पास तो 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि इस 15 दिन को वैसे ही गुजार दीजिए जैसे पिछले 25 दिन गुजारे हैं आपने,
और 15 दिन के बाद जब 3 मई को ये लॉकडाउन खत्म होगा तो आप वैसे ही घर से बाहर निकलिए जैसे आज से 25 दिन पहले घर में बंद हुए थे। और ईश्वर ने जो आपको गिफ्ट दिया है ना, जो वरदान आपको ईश्वर से मिला है इस लॉकडाउन के रूप में, उस वरदान को बर्बाद कर दीजिए। यह आपका तो पहला ऑप्शन, बड़ा आसान काम है। दूसरा ऑप्शन यह है कि 15 दिन बचे हैं, इन 15 दिनों के अंदर टास्क नंबर 5, कौन सा एक ऐसा काम है, कौन सा एक ऐसा काम है जिसको आप सीख के बाहर निकलेंगे। 15 दिन है सिर्फ। आप में से बहुत सारे लोग सीख चुके होंगे, आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम का बहुत भरपूर इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन अगर जिन लोगों से गलती हो गई कि उन्होंने अपने इस टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया, उनसे सवाल पूछता हूं मैं, सिर्फ 15 दिन बचे हैं और ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको ये समय मिला है। डोंट वेस्ट दिस टाइम, यूज दिस टाइम टू डेवलप योरसेल्फ। अपने आप को विकसित करने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। यही 15 दिन, अगर आपने पिछले 25 दिनों का इस्तेमाल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर गलती से आपसे वो पिछले 25 दिन बेकार हो गए हैं, पिछले 25 दिनों में आप वो सब कुछ नहीं कर पाए जो आप अपने लिए कर सकते थे, तो यही 15 दिन आपके पास बचे हैं। इन 15 दिनों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, अपने ऊपर। और टास्क नंबर 5 लिखिए, वो कौन से ऐसे काम हैं जिनको आपको सीखना है अगले 15 दिनों के अंदर। और जब 3 मई को इवॉल्व इंडिया का ये बब्बर शेर जो आज हमें सुन रहा है, जो आज हम एक साथ बैठे हुए हैं, जब इवॉल्व इंडिया का हर एक सिपाही जो आज हमें सुन रहा है, आज मुझे सुन रहा है, इवॉल्व इंडिया का हर वो लीडर, इवॉल्व इंडिया का हर वो एसोसिएट, इवॉल्व इंडिया के परिवार का हर वो व्यक्ति जिसको हम अपना समझते हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा है, जब हमारे ये बच्चे आज से 15 दिन के बाद, सिर्फ 15 दिनों के बाद 3 मई को, भगवान करे ऐसा हो कि लॉकडाउन खत्म हो जाए और 3 मई को जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो इवॉल्व इंडिया के ये 20-25 लाख टाइगर्स, इवॉल्व इंडिया के 20-25 लाख सोल्जर्स, इवॉल्व इंडिया के 20-25 लाख लीडर्स अगर एक एक नई नॉलेज, एक एक नई क्वालिटी, एक एक नए हुनर के साथ अगर बाहर निकलते हैं तो हम सब मेरे दोस्तों आज से 15 दिन के बाद 25 लाख नई क्वालिटीज के साथ, 25 लाख नई नॉलेज के साथ, 25 लाख न्यू इंस्पिरेशन के साथ, 25 लाख न्यू आइडियाज के साथ एंड 25 लाख न्यू रीजंस के साथ घर से बाहर निकलेंगे। और 25 लाख लोग अगर एक साथ एक नए आइडिया के साथ, एक साथ अगर एक कारण के साथ, एक साथ अगर एक नॉलेज के साथ, एक साथ अगर एक मिशन के साथ घर से बाहर निकलेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या, समय लगेगा, दुनिया में इवॉल्व इंडिया का और सेफ शॉप का नाम, झंडा सबसे ऊपर होगा। मेरे दोस्तों मैं अपने इस लाइव सेशन को यहीं खत्म करता हूं। आई होप कि मैं आपको कुछ सिखा पाया। फिर से मैं अपनी बातों को रिपीट करता हूं, सिर्फ 1 मिनट का समय आपसे और लूंगा। टास्क नंबर 1 सभी के लिए, 10 लोगों का हमारा काम है लोगों को खींच के ऊपर लेके आना। टास्क नंबर 1 ये है आपके लिए, 10 लोगों की लिस्ट बनाइए जिनको आने वाले समय में आप खींच के ऊपर लेके आएंगे। शर्त यह है कि उन 10 लोगों को आपके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, और अगर भरोसा नहीं है तो भरोसा जीतिए। ये बिल्कुल सही समय है भरोसा जीतने का, बातचीत करना शुरू कीजिए। टास्क नंबर 2, चेक योरसेल्फ। अपने अपलाइन से आपने आज तक तभी बात की है जब आपको कोई दिक्कत हुई है। अब ये बिल्कुल सही समय है जब आप लॉकडाउन में हैं, आपका अपलाइन भी लॉकडाउन में है, आप भी खाली हैं, आपका अपलाइन भी खाली। तो अपने अपलाइन के पास जाइए और पूछिए उनसे कि सर मुझे बताइए मेरे अंदर में 10 अच्छाइयां क्या हैं और मेरे अंदर में 10 बुराइयां क्या है। एक बार में आपका अपलाइन आपको नहीं बताएगा। और यहाँ पे अपलाइन का एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो आपको ठीक से नहीं जानते हो, आपके काम करने के तरीके को ठीक से जानते हो, जो आपके काम करने के तरीके को बिल्कुल बेहतर तरीके से जानते हैं। ये सवाल आपको उनसे पूछना है। जब पहली बार सवाल पूछेंगे तो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आज तक कभी किसी ने उनसे पूछा ही नहीं है। हमने कभी नहीं पूछा जा करके अपने अपलाइन से बताइए मेरे अंदर में कमजोरी क्या है। तो थोड़ा समय तो आपके अपलाइन को भी लगेगा समझने में कि क्या अच्छाई बताऊं, क्या बुराई बताऊं। पर आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार अपने उस अपलाइन से पूछना है जो आपको अंदर से बाहर बिल्कुल बेहतर तरीके से जानता है। सर बताइए मेरी 10 अच्छाइयां क्या है और बताइए मेरी 10 कमजोरियां क्या है। बुराइयां नहीं बोलूंगा, 10 कमजोरियां क्या है। जो आपकी 10 अच्छाइयां आपको आपका अपलाइन बताएगा, उन अच्छाइयों को और मजबूत करना है और ताकतवर बनाना है। और जो 10 कमजोरियां आपको आपका अपलाइन बताएगा उसको एक लेसन के रूप में, एक सबक के रूप में लिख के रखना है और उन कमजोरियों को धीरे धीरे दूर करना है। पॉइंट नंबर 3 जो मैंने आपसे कहा था, बेसिक्स पे वापस आइए। हमारा काम है लोगों की ड्रीम बिल्डिंग करना। हमारा काम है ड्रीम बिल्डिंग करके उनका लिस्ट बनाना, लिस्ट बनवा के लिस्ट को कैटेगराइज करना, लिस्ट को कैटेगराइज करके प्लान प्रोस्पेक्टिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद में प्लान दिखाना, प्लान दिखाने के बाद में फॉलोअप करना, फॉलोअप करने के बाद ज्वाइन करवाना और जिसको ज्वाइन करवाया उसको ट्रेनिंग में लेकर के आना। यही काम करना है और करवाना है। हाँ,
ये था गेस्टों के लिए। जो एसोसिएट है उनके पास खाली समय है तो लिस्ट में एक नाम और ऐड कर दीजिए, एसोसिएट्स। अभी तक आपने गेस्टों की लिस्ट बनाई, दीपक सर पहले सेशन में आए थे, पहले सेशन में दीपक सर ने होमवर्क दिया था, मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता रहा हूं। लिस्ट बनाइए अपने गेस्टों की और लिस्ट बनाइए अपने एसोसिएट्स की और टच में रहिए। टास्क नंबर 3 मैंने आपको क्या दिया है? टास्क नंबर 3 मैंने आपको दिया है कि 10 अच्छाइयां लिखनी है अपनी पत्नी के बारे में, 10 अच्छाइयां अपने भाई और बहन के बारे में, 10 अच्छाइयां अपने बच्चों के बारे में, 10 अच्छाइयां अपने पिताजी के बारे में और 10 अच्छाइयां अपनी माताजी के बारे में। और जब आप इन सब की अच्छाइयों को लिख लें, उसके बाद में दुनिया का सबसे मुश्किल काम करना है, 10 अच्छाइयां लिखनी है अपने अपलाइन के बारे में। और जब अपने अपलाइन के बारे में 10 अच्छाइयां लिख रहे होंगे तो अपने अपलाइन के बारे में वैसे ही सोचेगा जैसे आप अपने पिताजी और अपनी मम्मी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपके पापा और मम्मी भी आपको जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आपके अपलाइन भी आपको जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। यह है टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 4 जो मैंने आपको दिया है वो बहुत ही आसान है। 2 लिस्ट बननी है। एक लिस्ट उन चीजों की जिनको आप ऑलरेडी ओन कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, वो सारे सामान, वो सारी चीजें जो आप अपनी समझते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। और दूसरी लिस्ट बननी है आपकी उन चीजों की जो सेफ शॉप के बिजनेस में आप ओन कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर ओन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी सेफ शॉप आपकी कंपनी है, क्योंकि ये सपोर्ट सिस्टम इवॉल्व इंडिया का आपका सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का आपका बिजनेस है। आपकी टीम आज 2 की है, 4 की है, 400 की है, 4000 की है, 40,000 की है, 1 लाख की है, वो आपकी टीम है। आपको उस टीम को ग्रो करवाने के लिए क्या क्या चीजों को आपके पास में होना बहुत जरूरी है, उसकी लिस्ट आपके पास में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वो सामान अगर आपके पास में है, आज अगर उन चीजों की ओनरशिप आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज किन किन चीजों को इन फ्यूचर मुझको ओन करना है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे प्रोजेक्टर हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे मीटिंग पॉइंट हो, चाहे प्रेजेंटेशन का पॉइंट हो, जो कुछ भी आप ओन करना चाहते हैं, प्रोडक्ट को स्टोर करने की जगह हो, किट को स्टोर करने की जगह हो, आप उनकी एक लिस्ट आज बनाइए और जब जब उन चीजों को ओन करते चले जाएं तो उसके ऊपर में टिक करते चले जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मैंने आपको दिया है वो ये दिया है टास्क नंबर 5। 15 दिन बचे हैं, 25 दिन खत्म हो चुके हैं। 3 मई को शायद हो सकता है लॉकडाउन खत्म हो जाए, बाकी तो मोदी जी बताएंगे। 25 दिनों का समय अगर आपने वेस्ट कर दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 15 दिन है आपके पास। शाहरुख खान ने डायलॉग मारा था किस फिल्म चक दे इंडिया में, 70 मिनट 70 मिनट, ये 70 मिनट है आपके पास। मैं भी आपसे बोल रहा हूँ ये 15 दिन है आपके पास। इन 15 दिनों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और डिसाइड कीजिए कि जिस 15 दिन के बाद इवॉल्व इंडिया का हर एक शेर और शेरनी जो मुझे सुन रहा है जब घर से बाहर निकलेगा, आज से 15 दिनों के बाद इवॉल्व इंडिया का हर एक शेर, हर एक टाइगर और एक टाइगर जब घर से बाहर निकलेगा, अगर हम और आप एक नई चीज सीख के एक बदलाव अपने अंदर लेके आए, जिस दिन घर से बाहर निकलेंगे, जिस दिन ये लॉकडाउन खत्म होगा, मां कसम बोलता हूं, मां कसम बोलता हूं, ऐसा तूफान लाएंगे, ऐसा तूफान लाएंगे कि हम और आप मिलकर के नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रचेंगे। और वो इतिहास होगा सेफ शॉप कंपनी का, वो इतिहास इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम का, और वो इतिहास होगा आपका। दुनिया आपका नाम सुनने के लिए इंतजार कर रही है, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई लव यू ऑल। बाई चांस अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो, बड़ा भाई समझ के, दोस्त समझ के, छोटा भाई समझकर, जो भी आपको सही लगे मुझे माफ कर दीजिएगा। आपका ये प्यार, आपका ये स्नेह मुझे हमेशा याद रहेगा। आई होप आप सबने आज का सेशन ये एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं 3 मई के बाद कहीं ना कहीं हम और आप एक दूसरे से गले मिलके इन दिनों को याद एक बार दोबारा जरूर करेंगे। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।